हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्निंग विद सौरभ में। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। देखेंगे ITI के इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस किस प्रकार से आ सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके दो पार्ट्स बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में दूसरे 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जिनमें से आपको एग्ज़ाम में इन्हीं 50 क्वेश्चंस में से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ड्राइंग का सही आकार व रूप बनते हैं। हमको चार ऑप्शन दिए हैं, आइसोमेट्रिक व्यू, ऑब्लिक व्यू, ऑर्थोग्राफिक व्यू और पर्सपेक्टिव व्यू। ठीक है, तो सही आकार और रूप की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब सही आकार और रूप क्या होता है? ऐसी ड्राइंग जिसमें हमको तीनों व्यूज दिखे हैं, मतलब कि हमको टॉप भी दिखे, फ्रंट भी दिखे और साइड भी दिखे, उसी को हम लोग अच्छी ड्राइंग मानते हैं। ठीक है, तो ऐसी इसमें से कौन सा व्यू है जिसमें ये तीनों ही हमको देखने को मिल जाते हैं? वो है ऑर्थोग्राफिक व्यू। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। ऑर्थोग्राफिक व्यू एक ऐसा व्यू है जिसमें टॉप अलग बनता है, फ्रंट अलग बनता है और साइड अलग बनता है। अलग मीन्स रहेंगे ये एक ही ड्राइंग में, पर इनको अलग अलग देखा जाता है। ठीक है, और ये सारे कैसे होते हैं? 2D होते हैं। ठीक है, किस तरीके के होंगे ये? 2D होंगे। जो अपना आइसोमेट्रिक व्यू होता है, इसमें 3D फिगर बनेगा। जो ऑब्लिक होगा वो भी 3D फिगर होगा, पर जो ऑर्थोग्राफिक होगा वो कैसे होंगे? 2D होंगे। ये तीनों व्यूज 2D होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्थोग्राफिक व्यूज। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? एबोनी एज बोलते हैं। ठीक है, टी स्क्वायर सबने देखा है, ये इस टाइप का होता है टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ठीक, तो ये टी स्क्वायर का जिस पर जो स्टॉक स्लाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोर्ड के उस भाग को बोलते हैं एबोनी एज। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एबोनी एज। नेक्स्ट लिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? इसमें कौन सा गुण नहीं होना चाहिए पूछ रहे हैं। ठीक है, तो लकड़ी ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल ऐसी भी ना हो, बहुत सॉफ्ट है ये भी नहीं होनी चाहिए, सॉरी बहुत हार्ड है ऐसी नहीं होनी चाहिए। लकड़ी को हमेशा नरम होना चाहिए और सीजनिंग की हो, मतलब अच्छी तरह उपचारित की गई हो, मतलब कि उसकी उसमें नमी वगैरह ना हो। कहीं ऐसा ना हो नमी जब सूखे तो टेढ़ी हो जाए। ठीक है, तो उपचारित की हुई लकड़ी का ही बोर्ड होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब कह रहा है गुण नहीं होना चाहिए, नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब नरम लकड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब ये इसका ऑप्शन गलत हो गया, उपचारित भी गलत हो गया। गांठों वाली नई लकड़ी, इसी को हम टिक कर देंगे। ठीक है, इस तरीके की लकड़ी का हम लोग प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे ड्राइंग बोर्ड में। क्यों? क्योंकि ये लकड़ी सूखने के बाद, नई लकड़ी है ना, इसका मतलब मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर जब खत्म होगा, लकड़ी सूखेगी तो मॉइस्चर खत्म होगा। जब मॉइस्चर खत्म होगा तो जो गांठें हैं वो भी उससे बाहर निकल आती हैं, लकड़ी से बाहर निकल आती हैं, तो वो ड्राइंग बोर्ड हमारा खराब हो जाता है। तो हमें ऐसी लकड़ी नहीं लेनी है जिसमें गांठें लगी हों। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। टी स्क्वायर का माप कहाँ से लेंगे? टी स्क्वायर का माप हमेशा उसकी ब्लेड की लंबाई से लेते हैं। टी स्क्वायर अभी पीछे बनाया था हमने, कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, ये इसका ब्लेड वाला पोर्शन हो गया और ये हो गया इसका हेड। ठीक है, हेड तो ड्राइंग बोर्ड के सहारे स्लाइड करता है और सारी माप किससे लेते हैं? इस ब्लेड से लेते हैं। ठीक है, तो हम किसकी लंबाई से चेक करेंगे टी स्क्वायर की माप? हमेशा ब्लेड की लंबाई से। नेक्स्ट देख लेते हैं, T1 साइज के टी स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है? 1000 mm। कितनी होती है? 1000 mm। इसको एज इट इज याद कर लीजिए कि T1 साइज के टी स्क्वायर की लंबाई कितनी होगी? 1000 mm। टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है? ये आपका ड्राइंग बोर्ड है और ये हमने उसके ऊपर टी स्क्वायर रख दिया। अब बताओ कौन चलेगा? इसी को तो सरकाएंगे ऊपर नीचे, सरकाए मीन्स इसी को हम खिसकाएंगे ऊपर और नीचे की तरफ, ऊपर और नीचे की तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हेड स्लाइड करेगा। तो बोल रहा कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर इस पे स्लाइड करेगा? तो कौन सा स्लाइड करेगा? हेड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, टी केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती हैं उनका चयन कीजिए। कैसी खींची जा सकती हैं? सीधी और
समांतर लाइन है। ठीक, अभी हम लोग पीछे देख रहे थे ना, टी स्क्वायर था, तो इसको या तो ऊपर स्लाइड कर सकते हैं या नीचे। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब ये ऐसे है, तो इसी के सहारे यहाँ पे एक लाइन खींच दी, फिर यहाँ खींच दी, फिर यहाँ, तो कैसी हो गई, सीधी हो गई, पर कैसी हैं आपस में, पैरेलल हैं। ये सब कैसी हैं आपस में, पैरेलल लाइंस है, मतलब ये समांतर रेखाएं हैं। तो टी स्क्वायर का यूज करके हम लोग कैसी रेखाएं खींच सकते हैं, टी स्क्वायर पे होकर कैसी, हमेशा सीधी और समांतर लाइनें हम लोग खींच सकते हैं। अब कह रहा है कि टी स्क्वायर के हेड व ब्लेड के वर्किंग एज के बीच का कितना कोण होगा। देखो ये टी स्क्वायर है, ये इसका हेड हो गया, ये इसका ब्लेड हो गया, इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण हो गया, 90 अंश का। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। आगे लिखा है निम्न में से कौन सा टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है, कौन सा टी स्क्वायर का उपयोग नहीं। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं, बिल्कुल अभी ऊपर हम लोग यहाँ पे लगा रहे थे, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं, सेट स्क्वायर को सहारा हम दे सकते हैं, पर कटिंग एज के स्ट्रेट कटिंग करते समय स्ट्रेट एज के रूप में काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका कौन सा उपयोग नहीं है, पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज को काम करना, मतलब ये सी पार्ट इसका रॉन्ग है, गलत है, सॉरी सी पार्ट इसका उपयोग नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में यही विकल्प इसके लिए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। टी स्क्वायर की सहायता से साइट स्क्वायर नहीं होता, सेट स्क्वायर होता है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। सेट स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जाती हैं, सेट स्क्वायर द्वारा खींची जा सकने वाली लाइनों का चुनाव कीजिए। अभी हम लोग पीछे देख रहे थे कि अगर टी स्क्वायर से अकेले अगर हमको कुछ खींचना है तो कैसी लाइनें खींच पा रहे थे, हॉरिजॉन्टल लाइनें खींच पा रहे थे, पर जैसे हमने सेट स्क्वायर का यूज किया तो अब हम लोग वर्टिकल लाइनें भी खींच पाएंगे। तो आगे तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, टी स्क्वायर की सहायता से अगर हम सेट स्क्वायर द्वारा लाइनें खींच रहे हैं तो कैसी लाइन खींच पाएंगे हम लोग, वर्टिकल लाइन भी खींच पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सेट स्क्वायर द्वारा स्क्वायर की मदद से कितने डिग्री के गुणज में लाइनें खींची जा सकती हैं, कितने डिग्री के, 15 डिग्री के गुणज में लाइनें खींच सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसा है, द्विआयामी। अभी सबसे स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन था जिसमें 3 दिए हुए थे, पर सॉरी आइसोमेट्रिक व्यू, ऑर्थोग्राफिक व्यू है ना, ऑब्लिक व्यू, ये दिए हुए थे। तो वहाँ मैंने बताया था जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा उसमें टॉप, साइड और फ्रंट व्यू हम लोग देख के बना सकते हैं, उसको ऑब्जेक्ट को देख के बना सकते हैं। तो ये सारे व्यूज कैसे होते हैं, 2D होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं, इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं द्विआयामी या 2 डायमेंशनल। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसा हो जाएगा, 2 डायमेंशनल हो जाएगा, ठीक है, या द्विआयामी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता के कोण मापे जा सकते हैं। तो हम लोग प्रोटेक्टर मीन्स चांदा, ठीक है, तो चांदा हम लोग देखेंगे, चांदा में 1-1 डिग्री पर कोण बने होते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रोटेक्टर या चांदे से हम 1 डिग्री तक की शुद्धता के हम कोण नाप सकते हैं या बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट में कह रहा है प्रोटेक्टर से कौन सा कार्य किया जा सकता है। प्रोटेक्टर मीन्स चांदा, चांदा सब लोगों ने देखा होगा, ऐसे गोल सा होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे सब कोण कटे होते हैं। ठीक है, ये फुल चांदा बना हुआ है, ठीक है, फुल प्रोटेक्टर बना है। एक हाफ भी आता है, ऐसे 180 डिग्री का होता है। ठीक है, ये भी सब लोगों ने खूब यूज़ किया होगा। तो इससे क्या क्या यूज़ करते हैं, कोण को माप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं, माप सकते हैं मीन्स नाप सकते हैं, कोण बना सकते हैं, वृत्त को विभाजित करके, ये छोटे छोटे क्या हैं, सेक्टर्स ही हैं, छोटे छोटे भागों में हमने बांट दिया वृत्त को, तो सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये चारों ही काम हम चांदे से कर सकते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो गया कि उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट कह रहा है प्रोटेक्टर बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। प्रोटेक्टर मीन्स चांदा, ठीक है, सेम जैसे हम लोग पीछे यूज कर रहे थे ना कि टी स्क्वायर के लिए आया था कि किस प्रकार की लकड़ी होनी चाहिए, ऐसे ही चांदी के लिए मटेरियल पूछा है कि कैसा पदार्थ होना चाहिए। लकड़ी का नहीं होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए, रबर नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सेल्यूलॉइड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, लकड़ी में अगर नमी है तो वो टेढ़ी हो जाएगी सूखने के बाद। ठीक है, तो प्रोटेक्टर को हम ठीक ढंग से रख के हम कोण नहीं बना पाएंगे। स्टील के साथ भी यही होता है कि गर्मियों में बढ़ता है और सर्दियों में सिकुड़ता है, रबड़ भी गर्मियों में बढ़ती है और सर्दियों में सिकुड़ती है। केवल सेल्यूलॉइड है जिसके ऊपर इसका असर, गर्मी और सर्दी का असर बहुत कम पड़ता है, गर्म तापमान और कम तापमान, ठंडे तापमान का असर बहुत कम पड़ता है। तो किसका प्रयोग करते हैं, सेल्यूलॉइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं
इंजीनियरिंग या तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर करेंगे? पेंसिल का चुनाव पेंसिल की ग्रेड के आधार पर करेंगे। ठीक है, ग्रेड के आधार पर करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे इसकी 3 ग्रेड होंगी। एच ग्रेड की कुछ पेंसिल होंगी, कुछ एच बी की पेंसिल होंगी और कुछ बी ग्रेड की पेंसिल होंगी। उनकी हार्डनेस पे डिपेंड करता है कि हम मतलब किस जगह पर हम किस पेंसिल का। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है? सबसे हार्ड ग्रेड की होती है 9H। जो ये एच एच बी है, इसमें जब हम एच की तरफ बढ़ेंगे तो हार्डनेस बढ़ती जाएगी, जब बी की तरफ बढ़ेंगे तो सॉफ्टनेस बढ़ेगी। ठीक है, 9H सबसे हार्ड और 6B सबसे सॉफ्ट होगी। ठीक है, 9H सबसे हार्ड, 6B सबसे सॉफ्ट पेंसिल होगी। ठीक है, लिखा है सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी होगी? 9H। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ड्राइंग में विभिन्न रेखाएं खींचने के लिए कई ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। कंस्ट्रक्शन लाइन या निर्माण रेखा खींचने के लिए निम्न ग्रेड उचित होगा। कौन सा ग्रेड उचित होगा? इसके लिए 2H से 3H वाला ग्रेड जो है ये सबसे अच्छा ग्रेड माना जाएगा, क्योंकि ना ही इसमें पेंसिल लाइट होगी ना ही इसमें बहुत डार्क होगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए 2H या 3H पेंसिल का। सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल कौन सी होगी? सबसे सॉफ्ट होगी 6B। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 6B। इसके बारे में भी बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लिखा है पेंसिल की हार्डनेस किस पर निर्भर करती है? पेंसिल की हार्डनेस निर्भर करेगी काओलिन पर। ये एक पदार्थ होता है, ठीक है, जो कि पेंसिल की लीड में जो ब्लैक कलर की दिखती है उसमें मिक्स किया जाता है, उसी से इसकी हार्डनेस घटती बढ़ती है। जिसमें काओलिन की मात्रा ज़्यादा उसकी हार्डनेस उतनी ज़्यादा, जिसमें काओलिन की मात्रा कम उसकी हार्डनेस उतनी ही कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। साधारण ड्राइंग के कार्यों में आमतौर पर किस ग्रेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए? ठीक है, एच का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि एच बहुत हार्ड होती है। जब हार्ड होगी पेंसिल तो लाइट चलेगी, हल्की चलेगी, इसलिए हम लोग एच ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस प्रकार का होता है? ठीक है, इसका होता है समखट भुजाकार। सभी लोगों के पास पेंसिल है, उसको देखना। क्रॉस सेक्शन मीन्स जो उसका टॉप होगा, टॉप कुछ ऐसे बना होगा। ठीक है, यहाँ बीच में लीड होगी ब्लैक कलर की, तो ये कितनी भुजाएं होंगी? ये 6 भुजाएं होंगी। तो हमेशा कोई भी पेंसिल हम लेंगे वो 6 भुजाओं वाले ही क्रॉस सेक्शन की आती हैं। ठीक है, तो ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन कैसा हो जाएगा? समखट भुजाकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। किस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए करते हैं? ठीक है, तो वो आती है इरेजिंग शील्ड का। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? इरेजिंग शील्ड का। सैंड पेपर का प्रयोग नहीं करते हैं, स्केल का प्रयोग नहीं करते हैं, फ्रेंच कर का प्रयोग नहीं करते हैं। सैंड पेपर मतलब हो गया, ये एक तरीके से रेगमार की तरह काम होता है सैंड पेपर। इसमें क्या करते हैं कि जो पेंसिल होती है उसकी शार्पनेस को बढ़ाते हैं। और जो स्केल होगा, स्केल मीन्स फुटा, सभी लोग जानते हैं। और जो फ्रेंच कर्व होगा, इसका काम क्या है? फ्रेंच कर्व कुछ ऐसे ऐसे बने होते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे छोटे छोटे कर्व बने होंगे उसमें। तो इनका मेन काम ये होता है कि जो कर्व हम प्रकाल से नहीं बना पा रहे हैं वो इनके थ्रू हम आसानी से बना लेते हैं। ठीक है, कर्व मीन्स चाप टाइप होते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो इनका काम तो है नहीं किसी का मिटाने के लिए, तीनों काम नहीं है मिटाने के लिए। किसका काम है? इरेजिंग शील्ड का काम है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ की बनाई जाती है? तो एक स्टील की पतली पत्ती होती है, उसकी बनी होती है। फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये वृत्त और दीर्घ वृत्त से। क्यों? क्योंकि इसमें कर्व आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? कर्व। सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर में कर्व नहीं होते, सीधी सीधी रेखाएं होती हैं। त्रिभुज और चतुर्भुज तो एक अलग ही ज्योमेट्री हो गई, बहुभुज भी ज्योमेट्रिकल हो गया, पर ये वृत्त और दीर्घ वृत्त में कैसे आते हैं? कर्व आते हैं। तो ये फ्रेंच कर्व किससे संबंधित हो गया? वृत्त और दीर्घ वृत्त से। ठीक है, इन सभी जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोगों ने देखे हैं, इन सभी के बारे में आप लोग बढ़िया से इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक वीडियो में।